तो दोस्तों आपका स्वागत है एएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस स्थिति में हम लोग सोच रहे थे कि आपको एक विकल्प उपलब्ध कराया जाए जिससे आपकी तैयारी क्या है कंटिन्यू रह सके। ठीक है, उसी क्रम में मैम आपके पॉलिटी की क्लासेस ले रही हैं और मेरा जो है सेक्शन है जियोग्राफी का। ठीक है, तो हम जियोग्राफी को पढ़ने से पहले हम इसके एक बार सिलेबस को थॉरोली देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके डिटेल में हम बातें करेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसके सिलेबस को। ठीक है, चलिए अगर हम पूरे भूगोल के सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो भूगोल का जो विषय वस्तु है उसमें दो तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक संकल्पना के लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा इसका जो सेक्शन है वो मानचित्रण के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पीसीएस की बात करेंगे तो वहां पर ज्यादातर आपको मानचित्रण से क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अगर आईएएस की क्वेश्चन की बात करें तो जो संकल्पना का स्तर है, संकल्पना का जो पार्ट है वहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर पूरा विषय आपको पढ़ाया जाएगा उसमें जो है हम संकल्पना का भी आपका क्लास करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे मानचित्रण के भी क्लास को आपको पूरा कराएंगे। तो जैसे भूगोल की अगर आप बात करें संकल्पना में, तो यहाँ दो सेक्शन है। एक मौलिक भूगोल है। ठीक है, मौलिक भूगोल के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, चाहे खगोल विज्ञान हो, भूआकृति विज्ञान हो, जलवायु विज्ञान हो, समुद्र विज्ञान हो, जीव भूगोल हो, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, विश्व का सांस्कृतिक विन्यास, जनसंख्या से संबंधित अवधारणाएं और आर्थिक भूगोल, ये सारे सेक्शन क्या है आपके मौलिक भूगोल के अंतर्गत। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली तो नहीं, लेकिन 2019 का जो आपका आईएएस का एग्जाम हुआ है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जलवायु विज्ञान से आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आपके जलवायु विज्ञान से सीधे आए थे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम भारत की भूगोल की बात करेंगे तो वहां पर उसके भौतिक विन्यास में जो भी हमने यहाँ पर भू आकृति, जलवायु, समुद्र या पर्यावरण या जीव भूगोल में हम पढ़ेंगे, उसी का पूरा पार्ट जो है हम भारत के संदर्भ में उसके भौतिक विन्यास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, इसका स्टडी करेंगे। फिर इसके सांस्कृतिक विन्यास, भारत के जब कौन से प्रजातियां मिल जाती है, पाई जाती हैं, वहां पर हम बात करेंगे सांस्कृतिक विन्यास की। और उसके बाद उद्योग, परिवहन व संचार की। ये तो था मोटा मोटी आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू। ठीक है, और इसी में जो है आपका सेकंड सेक्शन में मानचित्रण में विश्व का मानचित्रण, जो कि स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं विश्व के मानचित्रण से। दूसरा भारत का जो मानचित्रण है ये आपको आईएएस के परीक्षा में, यूपीएससी के परीक्षा में आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार हम इसके डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक, कि डिटेल सिलेबस का मतलब ये आप समझिए कि इस सिलेबस में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका खगोल विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड की संकल्पनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर हम ब्रह्मांड की संकल्पना देखेंगे। फिर तारों का जीवन चक्र, मतलब तारे कैसे निर्मित होते हैं और किस तरह से वो जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए मृत हो जाते हैं और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका ही हम टॉपिक करेंगे, तारों का जीवन चक्र। उसके बाद हम सौर मंडल के टॉपिक में हम बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझेंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और विकास किस तरह से, मतलब किस तरह से धरती पर चाहे पहले स्थलखंड या सागर या महाद्वीप बने और उसके बाद फिर किस तरह से जीवन का अस्तित्व आया पृथ्वी पर, ये सब हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित सिद्धांत के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। भूवैज्ञानिक समय मापक्रम का मतलब हो गया कि धरती की उम्र कितनी है, लगभग 4.7 अरब वर्ष पुरानी है धरती हमारी। तो इस 4.7 अरब वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक का पूरा इतिहास हम जानेंगे, किस समय कौन कौन से डेवलपमेंट अर्थ के ऊपर हुए हैं
वो और उन कालक्रम को क्या कहा जाता है, ये सारा हम जानेंगे भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के थ्रू। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के निर्माणक पदार्थ, मतलब पृथ्वी का निर्माण किन किन पदार्थों से होकर हुआ है, ठीक है, वहां पर देखेंगे। फिर हम उसी टॉपिक में चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पता ही है आपको, चट्टान 3 तरह के, वो सारे अग्नेय हो, चाहे अवसादी हो, रूपांतरित हो या मेटामॉर्फिक, जो भी अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो आंतरिक भाग में हम स्वयं जाकर देख नहीं सकते, तो इसलिए वहां पर कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद भूगर्भिक हलचलें। भूगर्भिक हलचलें का मतलब पृथ्वी पर जो भी निर्माण और विनाश का कार्य होता है वो किसके माध्यम से होता है, भूगर्भिक हलचलों के माध्यम से होता है। मतलब 2 तरह के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्जात बल के कारण जैसे पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप के टोपोग्राफीज का निर्माण होता है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, वो कैसे बनते हैं और फिर समय के साथ उनका किस तरह से अपर्दन अपक्षय होकर, ठीक है, उनका इरोजन व वेदरिंग के द्वारा फिर से क्या हो जाते हैं, वो समतल मैदान में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। उसी का अध्ययन हम क्या करेंगे, भूगर्भिक हलचलों में करेंगे, ठीक। अब इसी भूगर्भिक हलचल में हमने कहा कि 2 चीजें हैं, एक अंतर्जात बल है और एक बहिर्जात बल है, ठीक है। तो अंतर्जात बल जो है, और अंतर्जात बल से जो निर्माणात्मक कार्य हुआ, उसी का टॉपिक ये आगे उसका विस्तार है। चाहे वलन की बात करें, भ्रंशन की बात करें, जब टॉपिक आएगा तो वहां पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ टॉपिक को देख रहे हैं। उसके बाद धरातल का स्वरूप कैसे है, कौन से पर्वत, कौन से पठार, कौन सा मैदान, ये सब हम देखेंगे। फिर चूंकि धरती पर जो भी पर्वत है या ज्वालामुखी है या भूकंप आने का प्रोसेस है, उसको समझने का सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को जानने के लिए, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कहां से उदय हुई, उसको जानने के लिए हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे, फिर ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, और ये यहाँ तक का टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है, भूकंप और सुनामी तक का आपका टॉपिक अंतर्जात बलों से रिलेटेड है। उसके बाद बहिर्जात बल, जिन बलों के माध्यम से पृथ्वी को समतल किया जाता है, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें बहिर्जात शक्तियों में आ जाएंगी। तो बहिर्जात शक्तियों में जैसे जल है, ठीक है, नदियां हैं, नदियां अपने जल के माध्यम से करती हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से क्या होता है, समतलीकरण होता है। इसी तरह से काष्ठ स्थलाकृति, काष्ठ स्थलाकृति का मतलब हो गया कि एक ऐसी जमीन जहां पर जो है चूने की चट्टानें हों, तो जब बारिश होगी तो चूने की चट्टान, चूना क्या होगा, घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो रॉक्स बचे रह जाएंगे, तो उससे जो अर्थ का फॉर्मेशन होता है उसे ही काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। तो वहां पर हम देखेंगे कि काष्ठ स्थलाकृति क्या क्या है। उसके बाद शुष्क, मतलब वायु के द्वारा अपर्दन के माध्यम से जो स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसे हम शुष्क स्थलाकृतियों में रखते हैं। फिर हिमालय द्वारा ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स भी जो ऊंचाई में पाए जाते हैं या उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, दोनों ही स्थानों पर क्या करते हैं, वो स्लोली मूव करते हैं, और उस मूव करने के दौरान ही विभिन्न तरह के लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। और उसके बाद हम देखेंगे सागर तरंगों द्वारा जो तटों पर बार बार निरंतर प्रहार करने के माध्यम से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे हम तटीय स्थलाकृति में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इस इधर ऊपर के सेक्शन से काफी क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये नीचे के जो 4-5 टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था कि ड्रमलिन क्या होते हैं, ठीक है, चाहे वनडे की परीक्षा हो या आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ दूसरे अन्य एग्जाम में, तो इस सेक्शन से इस समय क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि ये जनरली लोग नहीं पढ़ते, इसको छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक लगभग 18 टॉपिक है जो कि हम भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु विज्ञान में। तो जलवायु विज्ञान में पृथ्वी पर क्रियाशील मूल सिद्धांत कि मतलब जिस क्यों ऋतु परिवर्तन होता है, ये सारा चीज हम भू क्रिया सिद्धांत में पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी का शेप कैसा है, ये सब जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, उसका अध्ययन हम इस पृथ्वी पर क्रियाशील मूल सिद्धांत, जैसे घूर्णन हो गया, उसका परिक्रमण हो गया, दोनों चीजों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक आपका जनरली क्या है,
अगर हम देखें तो इस विषय के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको जलवायु विज्ञान पढ़ने के लिए इसको इस पर समझ बनानी होगी, क्योंकि बार बार हम कुछ शब्दों का यूज करेंगे, तो उन शब्दों को समझने के लिए, आगे के शब्दों को समझने के लिए ये दोनों 2-3 सेक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर जलवायु विज्ञान का टॉपिक अगर कहीं कहाँ से शुरू हो रहा है तो आपका 4 नंबर के टॉपिक से आपका जलवायु विज्ञान का टॉपिक शुरू होता है। बाकी ऊपर के 3 टॉपिक क्या है, इसके बेसिक है। ठीक, तो बेसिक के लिए तो हम लोग आपको जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी छूट ना पाए। ठीक है, उसके बाद मूल टॉपिक पे आएंगे क्लाइमेटोलॉजी की, जिसमें हम वायुमंडल की रचना देखेंगे, संरचना देखेंगे, उसका प्रकार क्या है, ये सब हम वहां पर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद पृथ्वी पर ऊर्जा का साधन क्या है, सूर्य है, उससे किस तरह से उसका तापक्रम प्रभावित होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, मानसून के बारे में, मानसून का टॉपिक जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी में हम ज्यादा देखेंगे, यहाँ पर कम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तृतीयक संचरण में स्थानीय हवाओं के माध्यम से क्या परिवर्तन होता है, ये देखेंगे। फिर आर्द्रता, मेघ, वर्षण, कोहरा संचरण में वायु राशि और वाताग्र क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, प्रतिचक्रवात क्या होता है, ये सब भी हम पूरा टॉपिक करेंगे। और तृतीयक संचरण में ही नगरीय जलवायु आती है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है तो नगरों का तापक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के तापक्रम से अलग दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखाई देता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नगरीय जलवायु में। ठीक है, और उसके बाद जलवायु वर्गीकरण कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण से आप देखा होगा आपने कि पिछले साल अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी जलवायु जो है का वर्गीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम जलवायु विज्ञान में करेंगे। उसके बाद समुद्र विज्ञान में तो महासागरों का संपूर्ण मतलब कौन से महासागर का कितना विस्तार है, क्या है, ये सब हम जानेंगे। नितल, जो महासागर के नितल पर भी जैसे स्थल के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, उसी तरह से महासागर के नितल पर भी पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। 2018 का क्वेश्चन था कि टेलीग्राफ पठार, 2019 का क्वेश्चन था कि टेलीग्राफ पठार कहाँ अवस्थित है, वो आपका टॉपिक इसी महासागरीय नितल उच्चावच से ही आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, उसके बाद जैसे स्थल पर ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है सूर्य की एनर्जी, उसी तरह से सागर में भी ऊर्जा के लिए सूर्य का ताप, जो सूर्य की एनर्जी है वही क्रियाशील, वही जो है इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके साथ ही साथ हम जो है दूसरे भी सोर्स देखेंगे कि सागर को कैसे एनर्जी प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सैलिनिटी, किस कारण से सागर में सैलिनिटी, सागर का सैलिनिटी है और उसको किन किन कारणों से वो बढ़ता है या कम होता है, वहां पर हम देखेंगे कि कौन से सागर की लवणता अधिक है या कम है, ये सारा अध्ययन हम इसमें करेंगे। उसके बाद महासागरीय निक्षेप, जैसे धरती के ऊपर संसाधन पाए जाते हैं स्थल खंड के ऊपर, उसी तरह से महासागरों से भी बहुत सारे जीवीय और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों तरह के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि वो निक्षेप कौन कौन से हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद महासागर में जो धाराएं चलती हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है, बेंगुएला जलधारा, तो ये जलधाराएं क्यों चलती हैं, उनका वो गर्म क्यों होती है या ठंडी जलधारा क्यों चलती है, ये सब हम महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा अलग से टॉपिक, फिर उसके साथ ही ज्वार भाटा को भी हम पढ़ेंगे कि ज्वार कैसे आते हैं, क्यों उच्च ज्वार बनते हैं, क्यों निम्न ज्वार बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद जो आपका छठा टॉपिक है, इसमें प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप होगा, तो इसके साथ ही आपका समुद्र विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, समझिए, जो इन्वायरमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर यूपीपीसीएस की भी बात करें या यूपीएससी की बात करें, दोनों सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 क्वेश्चंस का गेम है इन्वायरमेंट से। अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि श्योर है कि 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर टॉपिक लिख दिया गया है, लेकिन हम आपका अलग से इन्वायरमेंट का पूरा क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि टॉपिक का मेंशन है, लेकिन इसको हम अलग से पूरा एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका केवल 2 टॉपिक कराया जाएगा, मृदा अथवा मिट्टी क्या है और जीवमंडल एवं बायोम क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाकी जो अदर टॉपिक है, ये पूरा आपका एनवायरनमेंट में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो उसको अलग से हम एनवायरनमेंट का जब सेक्शन करेंगे तो वहां पर हम उसके डिस्कशन कर देंगे। ठीक,
अगर यहाँ पर हम पढ़ा देंगे तो आपका सेक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा, और छोटा होने से आपको हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो आप क्या उसे आप अटेम्प्ट ना कर पाए। तो इसलिए पूरा अलग से हम जो है एनवायरमेंट का अलग से ही क्लास चलाएंगे। विश्व का सांस्कृतिक प्रदेश, जैसे सांस्कृतिकरण कई आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, लिंग्विस्टिक बेस पर होता है, मतलब भाषा के आधार पर होता है। तो कैसे कैसे सांस्कृतिक प्रदेश हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव की प्रजातियां कौन कौन सी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि बुशमैन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो वो टॉपिक आपका यहाँ मानव प्रजाति के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि पूरे विश्व में कॉकेशियन है, निग्रोटो है, ऑस्ट्रेलाइड है, ये सब जो मंगोलाइड है, तो ये कहाँ कहाँ पर उनका संकेंद्रण है, ये सब हम मानव प्रजाति और निर्जाति वाले टॉपिक में करेंगे। उसके बाद फिर विश्व की प्रमुख जनजातियों में पूरा जनजाति, जैसे अभी बता रहा था मैं, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सारा चीज आपका तीसरे टॉपिक में हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या से संबंधित संकल्पनाएं, तो संकल्पना का मतलब है कि जनसंख्या के ऊपर जो अवधारणात्मक प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है या साक्षरता दर कितनी है, ये सब आपको जब एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो क्योंकि ये डेटा बदलता रहता है तो इसलिए आपको वहां पर डेटा जब एग्जाम होगा उसी समय आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है उस सेक्शन को हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे जनांकीय गुण क्या है, ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत क्या है, प्रवसन किसे कहते हैं, साक्षरता क्या है, ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप से हम पढ़ेंगे। यहाँ आर्थिक भूगोल का आपका टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे टॉपिक आपके जो है किसके साथ होंगे, जब हम मैपिंग पढ़ाएंगे तो उस मैपिंग के साथ ही आपका ये विश्व संसाधन वितरण करवा देंगे, विश्व का कृषि करा देंगे और विश्व के उद्योगों को भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद भौतिक भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में अभी हमने बताया था कि जो टॉपिक हमने इधर किया था पूरा जैव भूगोल तक सारा एक ही टॉपिक में आ जाएगा भौतिक विन्यास में। तो भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार कितना है, उसका दिक स्थानिक मतलब सारे दिशाओं में जो कहीं उसकी सीमा क्या बना रहा है, हिमालय बना रहा है, कहीं पर उसकी सीमा कौन बना रहा है, हिंद महासागर बना रहा है, तो वो सारे दिक स्थानिक संबंध भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन सी नदियां, कितनी नदियां हैं, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र से बहती हैं, उनकी सहायक नदियां क्या हैं। तो लगभग आपको 50 से 60 नदियों का हम आपको यहाँ पर टॉपिक कराएंगे, ठीक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आईएएस में अगर आप देखेंगे तो हर साल इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है अपवाह तंत्र से, भारत के अपवाह तंत्र से। उसके बाद भारत की जलवायु देखेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, तो इसके बारे में पूरा मानसून का अध्ययन जो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है संसाधन का टॉपिक, भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, जैसे भूमि है, भूमि भी एक संसाधन है, क्योंकि भूमि कहीं पर हम क्या बनाते हैं, कहीं पर हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, कहीं हम कृषि के लिए उपयोग करते हैं, किसी क्षेत्र का हम दूसरे अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं, तो इसलिए भूमि भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। तो वहां पर संसाधन कैसे है वो सब का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद सतह एवं भौम जल, जैसे नदियों के जो जल है उनके द्वारा सिंचाई का काम करते हैं, भौम जल है, ठीक है, उसको पीने के काम में या सिंचाई के काम में यूज करते हैं, तो कैसे वो संसाधन है और कहाँ कहाँ कौन से संसाधन पाए जाते हैं, ये सब हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे तालाब है, नहरें हैं, सब ये सभी। उसके बाद एनर्जी सोर्स कौन से हैं, खनिज कौन से हैं, जीवीय समुद्री संसाधन कौन से हैं, वन जीव संसाधन कौन से हैं, ऊर्जा संकट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संकट, क्योंकि सारा खेल क्या है, ऊर्जा का है, तो वहां पर ऊर्जा संकट को हम देखेंगे कैसे है। फिर वही जो संदर्भ हमने वैश्विक स्तर पर पढ़ा था सांस्कृतिक विन्यास में, उसी चीज का अध्ययन हम यहाँ पर फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ संदर्भ क्या है, बदल जाएगा। वो संदर्भ किसके संदर्भ में रहेगा, भारत के संदर्भ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रजातीय, भाषिक, निर्जातीय विशेषताएं क्या है, भारत की प्रमुख जनजातियां क्या है, सांस्कृतिक प्रदेश, भारत में भी विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो कहाँ पर किनका ज्यादा संकेंद्रण है और कहाँ पर कम संकेंद्रण है, ये सारा हम देखेंगे। परिवहन संचार में सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन नेटवर्क, प्रमुख पत्तन, संचार वाले सारे आपको ये टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे, जो ठीक है। तो ये सारे, और उद्योग में फिर से ये सारा आपका टॉपिक कराया जाएगा, कपास, जूट, वस्त्र, लोग,
इस्पात। तो ये मोटा मोटी हमने आपको एक सिलेबस दिया है जिसके बेसिस पर हम आपको स्टडी कराएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारे मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जो है कुछ लेक्चर जब तक आपके लॉकडाउन है तब तक हम क्या कराएंगे, इसे पब्लिक करेंगे इन सारी वीडियोज को। लेकिन बाद में आगे चलकर अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इधर फोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और कॉल करके आप हमसे बात करके। और दूसरी सुविधा यहाँ पर और भी है, अगर मान लीजिए इस दौरान आप जब हमारे वीडियोस देख रहे हैं आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है या आप वहां पर उसे समझ नहीं पाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं खुशी से, ठीक है। जब मर्जी हो तब कॉल करिए, बस जो सुटेबल टाइम है उसी का ही यूज करिए, ठीक है। तो उसमें कॉल करेंगे तो हम इंटरटेन कर सकते हैं आपको कि जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी, इसमें निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं काम के लिए, और आप अगर हमारे साथ डिवोशन दिखाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए देखिए, हम जो है यहाँ पर टॉपिक जो है आपको शुरू करा रहे हैं समुद्र विज्ञान से, ठीक है। तो समुद्र विज्ञान के टॉपिक से शुरू करने का कारण ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है पहले से कुछ टॉपिक चल रहे थे, तो जहां से आज से समुद्र विज्ञान का टॉपिक शुरू हो रहा है तो वहीं से हम इसको आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दे रहे हैं। बाद में जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है या क्लाइमेटोलॉजी है, ये टॉपिक आपको बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे इंटरेस्टेड रहेंगे तो, ठीक है। बाकी जो है आज हम शुरू करेंगे ओशनोग्राफी, ठीक। चलिए, तो ओशनोग्राफी को शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम क्या कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, ठीक है। जो सिंपल सा है, शायद आप लोगों को पता है, फिर भी हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से निश्चिंत रहें कि आपको पूरा हम बेसिक से पढ़ाएं, ठीक है। तो अगर हम ओशंस की बात करें तो पूरे विश्व में कितने ओशन हैं, जो है 5 ओशन आपको दिखाई देंगे। कौन कौन सा? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये आपके ओशंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ डेटा है कि कौन सा ओशंस बड़े हैं और कौन से ओशंस छोटे हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये सिर्फ डेटा है आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि आप पहले से ही ऑलरेडी जानते हो, लेकिन हम अपनी तरफ से निश्चिंत होना चाहते हैं इसलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। अगर हम देखेंगे कि ओशनिक क्रस्ट कितना है और जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है, कि महाद्वीपीय भूपर्पटी, ठीक है, महाद्वीपीय भूपर्पटी पृथ्वी पर कितना है और महासागरीय पर्पटी कितना है, ठीक। तो इस जो है पाई डायग्राम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूरा अर्थ पर लैंड है वो लगभग 29.2% भाग पर क्या पाए जाते हैं, लैंड पाए जाते हैं। बाकी आपका 70 जो है 8 जो बाकी बचा 78.8 वो क्या हो गया आपका 70.8% आपका क्या हो जाएगा, ओशन हो जाएगा, ठीक है। और ओशंस में ही जैसे हमने आपको बताया था कि ओशंस जैसे स्थल के ऊपर बहुत सारी जो है उच्चावच पाए जाते हैं, टोपोग्राफीज पाए जाते हैं। टोपोग्राफीज का मीन्स ये हुआ कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। उसी तरह से ओशंस के भीतर भी बहुत सारे ऐसी तरह की संरचनाएं, विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी आपका आगे क्लियर हो जाएगा कि ओशन बॉटम में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर ओशन रिजेस की बात करें, कटक की बात करें, सागरों के मध्य में जो है कटक पाए जाते हैं, जहां पर कि क्या होता है, मैग्मा जो है हमेशा निकलता रहता है। उसका कारण यह है कि वहां पर दो प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो उससे क्या होता है, ओशन रिज का निर्माण होता है। अभी हम आगे टॉपिक में पूरा डिटेल देखेंगे क्या होता है ओशन रिज, ठीक है। तो वहां पर देखते हैं, तो ओशन रिज की अगर हम बात करें तो इनकी मात्रा जो है 22.1% है। इसके अलावा ओशन बेसिन फ्लोर, ठीक है, महासागरीय नितल जो है वो कितना है, 29.8% है, ठीक। उसके अलावा कॉन्टिनेंटल राइज जो है 3.8% है। वॉल्केनिक आइलैंड हो गए, आर्क्स हो गए, ट्रेंचेस हो गए, सबमरीन वॉल्केनोज हो गए और हिल्स हो गए, ये सारे 3.7% है। और क्या होते हैं वॉल्केनिक आइलैंड, आर्क क्या होते हैं, ये सारा टॉपिक हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं।
तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो पूरा अर्थ का क्रस्ट है उसमें से 29.2% क्या है, स्थल का क्रस्ट है, ठीक है, महाद्वीप का क्रस्ट है। बाकी 70.8% कितना है, किसका क्रस्ट है, ओशन का क्रस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम महासागरों के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो प्रशांत महासागर क्या है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के टोटल महासागरों का अगर क्षेत्रफल देखें, इसको लिख लीजिएगा, टोटल सागरों का क्षेत्रफल देखें तो उसका 48% है। अगर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बताया तो 1,79,670 जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो है माध्य गहराई, मतलब इसकी जो यहाँ पर सागरीय मैदान है वहां का अगर ऊपर से गहराई देखें तो उसका औसतन 4820 मीटर है उसकी गहराई, मतलब 4.8 किलोमीटर या लगभग 5 किलोमीटर का। अगर सर्वाधिक गहरा स्थान देखेंगे तो कौन सा है, मारियाना ट्रेंच है, मैरीना खाई है, जो कि लगभग 11,000 मीटर क्या है, गहरी, ठीक। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अंध महासागर। अंध महासागर किसको कहते हैं, अटलांटिक ओशन को, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है 28% है पृथ्वी के कुल महासागर के क्षेत्रफल का, 1,06,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, ठीक है। और इसकी जो मध्य गहराई है, मध्य गहराई का मतलब औसत गहराई इसकी कितनी है, 3930 मीटर इसकी औसत गहराई है। अगर इसकी सबसे गहरी खाई की बात करें तो ये प्यूर्टो रिको खाई है। अब मैपिंग के सेक्शन में देखेंगे तो प्यूर्टो रिको आपको कहाँ दिखाई देगा, आपको अटलांटिक ओशन में जो सेंट्रल अमेरिका है उसके पार्ट का सबसे लास्ट का देश है प्यूर्टो रिको। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ से सर्वाधिक विश्व सुंदरियां चुनी गई हैं, ठीक है। तो उससे प्यूर्टो रिको खाई सबसे ज्यादातर वहां वो गहरी है। उसके बाद आ जाते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर अगर इसका देखेंगे तो हिंद महासागर पूरे महासागरों का 20% भाग पर अवस्थित है। अगर क्षेत्रफल के रूप में देखेंगे तो 74,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई देखेंगे तो 3960 मीटर औसत गहराई है, मतलब लगभग 4 मीटर के। और जावा खाई जो इंडोनेशिया जो द्वीप है तो किससे किससे बना हुआ है, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप, तो उसी के जावा के पास ही अवस्थित है जावा खाई। तो वहां पर इसका सबसे गहरा भाग है जो कि 7125 मीटर गहरी है, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे नॉर्थ में अवस्थित है और यहीं पर आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव अवस्थित है। देख लीजिए, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दोनों में अंतर है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अगर देखेंगे तो वो कहां पर अवस्थित है, वो कनाडा के एल्समरे द्वीप पर अवस्थित है। जबकि भौगोलिक ध्रुव देखेंगे उत्तरी ध्रुव तो आर्कटिक महासागर के मध्य से होकर हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव गुजरता है। ये पूरे महासागरों का केवल 4% है, लेकिन संसाधनों के मामले में बहुत ज्यादा रिच है। तो इसीलिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं तो देशों के मध्य आपस में विवाद होना शुरू हो गया है। अब चीन भी अपना इसमें जो है आर्कटिक महासागर में अपना दांव ठोक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महासागर बनकर उभरा है। अगर इसका हम वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बताएंगे तो 14,090 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसकी माध्य गहराई बताएं, मतलब इसकी गहराई औसत कितना है, 1205 मीटर है। और इसका जो सबसे सर्वाधिक गहराई वाला स्थान है उसे हम कहते हैं यूरेशियन बेसिन, ठीक है। तो ये आपको हमने एक मोटा मोटी जो महासागर थे उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके बाद से आपका जो है पहला टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम पहले टॉपिक शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे हम बात करेंगे। चलिए, तो जो पहला आपका टॉपिक है समुद्र विज्ञान में, उस टॉपिक का नाम है महासागरीय उच्चावच। ओशनिक रेलिफ, ठीक। देखिए ओशनिक रेलिफ जो है इसके अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद जलमग्न कटक, रीजेज, मिड ओसनिक रिज भी कहा जाता है इसे, नितल मैदान, एबेसल प्लेन एंड पहाड़ियां या सागरीय पहाड़ियां क्या क्या कौन कौन सी हैं ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो सागरीय गर्त कौन से हैं, कौन कौन से गर्त हैं ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है, ट्रेंचेस। और उसके बाद गाइऑर्ड्स, गाइऑर्ड्स भी एक तरह के क्या हैं, पर्वत होते हैं जो सागर में अवस्थित होते हैं, लेकिन इनके जो शिखर होते हैं वो सागर से ऊपर नहीं आते, प्लस इनका जो शिखर होता है वो सब चपटा होता है, ठीक। तो पहले एक बार ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक बार फिगर के माध्यम से आपको ये चीजें दिखा देते हैं कि सागर के तल पर किस तरह से ये पाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता क्या है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में जानेंगे, फिर महाद्वीपीय उभार के बारे में जानेंगे। तो ये आपका टॉपिक के थ्रू आपका चलता चला जाएगा। तो एक बार आप हम क्या करते हैं, इसको लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम, और आप उसका चित्र भी अपने कॉपी में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये जो संरचनाएं होती है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे थे कि महाद्वीपीय मग्न तट है। तो यहाँ पर देखिए ये स्थल भाग है और ये सागर का आंतरिक भाग है, ठीक है। तो स्थल भाग का वो हिस्सा जो सागर में क्या है, जलमग्न रहता है। तो मतलब ये क्या है, स्थल का भाग है लेकिन कहाँ है, सागर के भीतर है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद ये महाद्वीपीय मग्न तट जहां पर समाप्त होता है, ये वाली संरचना देखिए, जहां पर समाप्त होता है वहीं पर एक तीव्र ढाल आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस तीव्र ढाल को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है या महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, ठीक। और ये जो मग्न तट से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर स्लोप है तो इस स्लोप से निरंतर क्या होता रहेगा, जो सागरीय तरंग है ये इस पर प्रहार करती रहेंगी और प्रहार करने से ये इनमें निरंतर टूट फूट होता रहेगा और ये टूट कर कहाँ गिर जाएंगे, इसके पैरों के पास गिर जाएंगे। जब पैरों के पास गिर जाएंगे तो देखिए जैसे ये एक उभार है, तो पैरों के पास जब गिरेगा, ये जब ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे इनका जमाव होते होते क्या हो जाएगा, एक उभरी आकृति जैसी बन जाएगी। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे ही क्या कहते हैं, महाद्वीपीय उभार, ठीक है। कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल है सागर में लेकिन नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीप के अवसाद से इसका निर्माण हुआ। उसका जो सेडिमेंट है
उससे इस कॉन्टिनेंटल राइज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद से ही पूरा महासागर आपको दिखाई देने लगते हैं, मतलब वो पूरा महासागर का ही क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जहां पर दो महासागरें आपस में मिलती हैं, ठीक है, जहां पर महासागर के अंदर भीतर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, उन प्लेटों के बीच में क्या होता है कि जैसे ये यहां पर समझिए, ये एक प्लेट है, इसको दो बना लेते हैं। ठीक, इस प्लेट में एक प्लेट एक दिशा में, दूसरी प्लेट दूसरी दिशा में मूव कर रही है। जब यहाँ पर प्लेटें मूव करेंगी तो क्या हो जाएगा, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अर्थ के भीतर जो वस्तुएं, जो पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, वो सॉलिड फॉर्म में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अर्थ के नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता चला जाता है, और उस तापमान के बढ़ने का कारण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण है कि पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिनसे हमेशा एनर्जी क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है। दूसरा क्या होता है, अर्थ का जो आउटर कोर है वो किस रूप में है, वो गलित अवस्था में है, और साथ ही साथ वो निरंतर क्या करता है, पृथ्वी मूव करता है, जिसके कारण पृथ्वी भी घूर्णन करती है। और उस मूव के दौरान उस लावा से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, और वही एनर्जी भी धरती के भीतर घूमती रहती है। इससे भी क्या हो जाता है, आंतरिक भाग में जाएंगे तो ताप बढ़ता चला जाएगा। और अन्य कारण क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ऊपर के परतों का दबाव नीचे के परतों पर क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। जब दबाव बढ़ता है तो जो कण है, जो यहाँ पर चट्टानों के कण है, वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं। जब कोई वस्तु कंप्रेस्ड होती है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से रगड़े आपस में तो क्या हो जाएंगी, दोनों गर्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कण क्या हो रहे हैं, निरंतर एक दूसरे के निकट आकर क्या कर रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ऊपर के परतों के असीम दबाव के कारण भी क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है। लेकिन ये वृद्धि जो है क्या करता है, जो गलनांक बिंदु है उसको भी बढ़ा देता है। गलनांक बिंदु बढ़ाने का मतलब होता है कि जो वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लीजिए ठोस पदार्थ है, वो क्या बन जाती, तरल बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो दबाव पड़ा हुआ है उसके कारण यही गलनांक बिंदु अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब जो वस्तु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलित अवस्था गल जा रहा था, वो गलेगा अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी चीज को सोचिए कि अंदर ताप के अधिक होने के बावजूद भी भीतर में क्या है, ताप अधिक है, लेकिन वो ठोस बना हुआ है। अगर यह प्रेशर, और वो किसके कारण बना हुआ है, वो प्रेशर के कारण बना हुआ है, दबाव के कारण बना हुआ है। अगर ये प्रेशर किसी तरह से रिलीज हो जाए, हट जाए, तो क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु कम हो जाएगा। जब गलनांक बिंदु कम हो जाएगा तो इसके नीचे जो ठोस वस्तु है वो पिघल जाएगा, और पिघल के क्या बना देगा, मैग्मा बना देगा। तो ये यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो यहाँ पर चटकने से इसमें एक दरार का निर्माण हो जाता है, और उस दरार के बनने से क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे अंदर में क्या होगा, जो तापमान है या गलनांक बिंदु है वो कम हो जाता है, और ताप जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है वो गल जाएंगे, और गल कर ये मैग्मा के रूप में इस दरार से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर क्या करेंगे, ये इसके दोनों तरफ, इस दोनों प्लेटों के दोनों तरफ ऐसे जम जाएंगे। इन्हें ही, ये जो उभरा हुआ स्थान है, जो निरंतर यहाँ से लावा निकल रहा है, ठीक है, मैग्मा जब सतह पर आ जाता है तब उसे लावा कहते हैं, और जब तक वो सतह के नीचे रहता है तब तक उसे मैग्मा कहते हैं। तो जब ऊपर आ जाएगा तो ऐसे उभार जैसी संरचनाएं बना देंगी, इसे ही हम कहते हैं महासागरीय कटक। ठीक है, और ये हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक बार जहां से लावा रिलीज हुआ, अगली बार दूसरी जगह से लावा रिलीज होता है, इसलिए ये हमेशा मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और इस तरह से बड़े बड़े भ्रंशों का निर्माण होता है, जिसे हम रूपांतरित भ्रंश कहते हैं। यहाँ कुछ शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूं जो कि आपको ज्यादा डिटेल में कहां पर समझ में आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम उसका सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉल्ट भी बन रहा है और मिड ओशनिक रिज भी बन रहा है।
तो जहां पर महाद्वीपीय उभार खत्म हुआ, कॉन्टिनेंटल राइज खत्म हुआ, और जहां पर मग्न तट है, इसके बीच के जो मैदान है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वितलीय मैदान कहते हैं, या इसे हम क्या कह देते हैं, गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं, एबेसल प्लेन जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक, यहीं पर देखिए ये जो यहाँ पर गाइवार्ड्स है, देख रहे हैं, ये पर्वत जैसी संरचना है, लेकिन इसका शिखर क्या है, चपटा है, इसका शिखर त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में नहीं है। इसे ऐसे पर्वत को जो सागर के भीतर पाए जाते हैं इन्हें हम गाइवार्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सागर के मध्य में बहुत सारे द्वीप बनते हैं, जो ज्वालामुखी प्रोसेस होता है उसके थ्रू कई सारे द्वीप भी बनते हैं, तो आपको द्वीप भी दिखाई देंगे, लेकिन वो सब आपको हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक में ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ उसका चर्चा भर करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपने संरचना देख ली, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं और बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसको हम आपको लिखा भी देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका नोट्स भी प्रिपरेशन होता चलेगा, तो केवल आपको वीडियो ही नहीं देखना पड़ेगा, अपना एक नोट्स भी प्रिपेयर करिए जिससे कि आप आगे अपनी स्टडी कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसी जो ये जो भी चित्र हमने बनाया था उसी का हम एक जो है रेखा चित्र बना लेते हैं, जो आपसे ज्यादा आसानी से बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं स्थल है, और स्थल का ये थोड़ा सा महाद्वीपीय मग्न तट है, उसके बाद ये महाद्वीपीय मग्न ढाल हो गया, उसके बाद महाद्वीपीय उभार हो गया। ठीक, और इस उभार के बाद यहाँ पर मैदान शुरू हो जाते हैं, और मैदान के मध्य में आपको क्या दिखाई देंगे, कटक दिखाई देंगे। ठीक, ये हो जाएंगे आपके रीजन। यहाँ यहीं पर आप जो है गाइवार्ड्स को भी बना लीजिए। ठीक, तो ये हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके बाद ये हो गया आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल, इसके बाद ये है महाद्वीपीय उभार। ठीक है, ये जो आपको रिज और इसके बीच का जो जगह मिल रहा है इसे कहते हैं महासागरीय नितल मैदान या महासागरीय वितलीय मैदान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वितलीय मैदान, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एबेसल प्लेन कहते हैं, और ये है महासागरीय कटक। ठीक है, और ये है गाइवार्ड्स। चलिए इसको बना लीजिए, उसके बाद एक एक चीज हम देखते हैं। चलिए हम सुनते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में जानते हैं। देखिए पहले महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में जानते हैं। अब आप बताइए, चूंकि ये महाद्वीप का हिस्सा है तो इसके लिए इसकी विशेषता भी क्या होगी, महाद्वीप जैसी होगी। और महाद्वीप किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं, तो ये भी क्या होगा, ग्रेनाइटिक चट्टान होगा। साथ ही साथ या इसके ऊपर क्या होगा, जो स्थल भाग से अवसाद आएंगे तो वो अवसाद इसी के ऊपर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो जितने भी तलछट होंगे इसके ऊपर क्या होगा, अवसाद होगा, सेडिमेंट्स पाए जाएंगे।
काफी मात्रा में, ठीक है। इसमें भी महाद्वीपों के समान, इस क्षेत्र में भी महाद्वीपों के समान बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ियां पाई जाती हैं छोटी छोटी। ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। जितना भी खनिज तेल है या जैसे मत्स्य का उत्पादन जहां पर भी किया जाता है वो ज्यादातर, या जो सागरीय नोड्यूल्स है ये सब अपने को कहां पर मिलता है, इसी महाद्वीपीय मग्न तट पर मिलता है। तो जिस भी देश के पास महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई जिसकी अधिक होगी, उसकी गहराई मतलब चौड़ाई अधिक होगी, ज्यादा सागर तक विस्तार होगा, वहां पर ऐसे जैसे खनिज तेल हो गए, जैसे आपके जो है मत्स्य उत्पादन हो गया, या महासागरीय जो दूसरे संसाधन पाए जाते हैं जैसे नोड्यूल्स हो गए, ठीक है, ये सब भी आपको वहां पर ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के अगर ये कुल क्षेत्रफल देखें तो पृथ्वी के टोटल क्षेत्रफल के 18% भाग पर इस महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो इसको जरा सा आप लोग लिख लीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए महाद्वीपीय मग्न तट लिखिए। यह महाद्वीप का क्रमशः ढलवा वह भाग है, स्लोपी ढलवा वह भाग है जो जल से डूबा हुआ है, और चूंकि महाद्वीप है, महाद्वीप ग्रेनाइट से बने होते हैं, और जहां पर सागर शुरू हो जाएगा वहां पर बेसाल्टिक चट्टान आपको मिलने लगेगा। ये सब आपको जियोमॉर्फोलॉजी में अच्छे से जानने को मिलेगा, क्यों वो जो है ग्रेनाइट से बना है और ये क्यों बेसाल्ट से, आपको जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप इतना ही जानिए कि महाद्वीप ग्रेनाइट से बने होते हैं मुख्यतः, और जो महासागर है वो बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। तो लिख लीजिए यह ग्रेनाइट से निर्मित है, यह ग्रेनाइट से निर्मित है, वह तलछट मतलब सेडिमेंट्स, ठीक है, तलछट से ढका होता है, और चूंकि यह महाद्वीप का भाग है तो इसलिए इसमें विशेषताएं भी कौन सी पाई जाएंगी, महाद्वीपीय विशेषता पाई जाती है। तो लिख लीजिए इसकी विशेषता महाद्वीपों के समान ही होती है, महाद्वीपों के समान ही इसमें पहाड़ियां, गड्ढे, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो है भारत में केजी बेसिन में, कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है इसके बेसिन में क्या मिला है, जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिला है, ठीक है, जिस पर कि जो है रिलायंस की कंपनी ने जिसको ढूंढा था, ठीक है, उसके लिए काफी सारा विवाद हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था, ठीक है। तो ये किस लिए मिला, क्योंकि जो नदियां हैं जो मग्न तट पर जाती हैं नदियां, वो नदियां क्या करती हैं, जो अपने साथ अवसाद लाती हैं उनको निरंतर इन महासागरों में जमा करती रहती हैं, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर अवसाद आ जाते हैं। और चूंकि महाद्वीप के नीचे ही अगर आप प्राकृतिक गैस की और प्राकृतिक तेल की बात करें तो ये किससे बनते हैं, ये सागरीय जो जीव होते हैं उनके डेथ से और उनके डीके करने से इनका निर्माण होता है, तो उसी क्षेत्र में वो जमे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और चूंकि इसकी गहराई क्या होती है, कम होती है, जब गहराई कम होती है तो इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश इसके अधिकांश भागों में पहुंच जाता है। जब अधिकांश भागों में पहुंच जाता है तो सूर्य का प्रकाश क्या निर्धारित करता है, एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सागरीय वनस्पति है वो भी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो सागरीय जीव है उनकी भी मात्रा यहाँ पर अधिक पाई जाएगी। इसीलिए जो जितने भी मत्स्य उत्पादन केंद्र है सब कहाँ पर अवस्थित होते हैं, इसी मग्न तट पर ही अवस्थित होते हैं। तो लिख लीजिए इसी बात को। इसमें पहाड़ियां, गड्ढे, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इसकी गहराई कम होने के कारण यहां सूर्य का प्रकाश अधिक गहराई तक पहुंचता है,
जिससे सागरीय जीव व पादप की उपस्थिति भी इसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। सागरीय जीव एवं पादप की उपस्थिति भी इसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अर्थात आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिए, आर्थिक संसाधन के दोहन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कुल शुष्क क्षेत्रफल के, मतलब जो हिस्सा सूखा हुआ है, कुल शुष्क क्षेत्रफल का 18% भाग है। यहाँ महाद्वीपों के अपरदन से प्राप्त अवसादों की मोटाई लगभग 15 किलोमीटर तक है। यहाँ महाद्वीपों से प्राप्त अवसादों की मोटाई, सेडिमेंट्स या डेपोजिशंस जो भी लिखना चाहे, अवसादों की मोटाई 150 किलोमीटर तक है। वह 150 मिलियन वर्ष प्राचीन है, वह 150 मिलियन वर्ष प्राचीन है। देखो, जैसे कि अगर हम देखेंगे, ठीक है, प्लेट, जो महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय जो प्लेट है, तो कोई भी प्लेट ना पूरी तरह से महासागरीय होती है, ना प्लेट क्या होता है, धरती के ऊपर जो होता है, धरती का जो क्रस्ट होता है, ठीक है, ये कई भागों में, ऐसे टुकड़ों में क्या होता है, बटा होता है। और ये जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसी को ही क्या हम कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और प्लेट जो है दोनों तरह के होते हैं, मतलब जो ऊपर परपटी, भूपरपटी और प्लस कुछ जो है भाग मेंटल का मिलाकर प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है, ऊपरी मेंटल के पार्ट को। और ये क्या करता है, ये इसी प्लेट में कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो सागर के नीचे हैं और कुछ प्लेटें क्या है, स्थल के ऊपर है। लेकिन कोई भी प्लेट पूर्णतः ना तो महासागरीय है और ना ही पूर्णतः क्या है, स्थलीय है। तो जो है तो यहाँ पर जो मग्न तट होगा उसकी जो चौड़ाई है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस प्लेट की सीमा कहाँ पर अवस्थित है। जिस प्लेट की सीमा अधिक सागर के अधिक अंदर तक होगा, ठीक है, वो प्लेट के पर मग्न तट की चौड़ाई भी अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट के अगर पश्चिम में देखेंगे तो उसके वहां पर सागरीय जो मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट है, उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, क्योंकि वहीं पर क्या हुआ है, दो प्लेटें आकर मिली हुई हैं पश्चिम में, जहां पर आपको रॉकीज माउंटेन्स दिखाई देंगे, जहां आपको जो है कोस्ट माउंटेन दिखाई देंगे, कैस्केड, सियरा नेवादा, अलास्का, ये सारे रेंज अगर आप एटलस में देखेंगे तो पश्चिम में दिखाई देगा, अमेरिका के पश्चिम में। तो वहां पर दो प्लेटें आकर एक दूसरे से मिली हुई हैं, जब जुड़ गई हैं तो वहां पर महाद्वीपीय जो मग्न तट है इसकी चौड़ाई अधिक नहीं है। लेकिन अगर हम इसके पूर्वी हिस्से को देखें, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर के भीतर है, तो अटलांटिक महासागर के एकदम मध्य में जाकर इस महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। तो इसके जो है पूर्वी भाग पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर प्लेट का चौड़ाई क्या है, अधिक है, और इसलिए वहां पर यह महाद्वीपीय मग्न तट की भी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसकी चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी प्लेट सीमा की चौड़ाई, प्लेट की सीमा कहां पर अवस्थित है। अगर प्लेट सीमा ज्यादा सागर के भीतर तक अवस्थित है तो वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट का भी विस्तार अधिक होगा, ठीक है, और जहां प्लेट सीमा एकदम स्थल के निकट अवस्थित है वहां पर मग्न तट की चौड़ाई भी कम होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए, महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई
प्लेट सीमा की चौड़ाई पर निर्भर करती है, प्लेट सीमा की चौड़ाई पर निर्भर करती है। जैसे जैसे उत्तर अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर प्लेटों के अभिसरण से कन्वर्जेंस से, अभिसरण मतलब मिलने, प्लेटों के अभिसरण से जैसे उत्तर अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में प्लेटों के अभिसरण से महासागरीय मग्न तट की चौड़ाई कम पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम पाई जाती है, जबकि पूर्व में इसका विस्तार अटलांटिक महासागर के मध्य तक है, अटलांटिक महासागर के मध्य तक है। इसलिए पूर्व में महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन को देखना होगा, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, उसके पूर्वी क्षेत्र में मग्न तट की चौड़ाई अधिक होगी कि पश्चिम में, इस तरह से। या अगर हम अब बात करें अफ्रीकन प्लेट की, ठीक है, अफ्रीकन नहीं, भारतीय प्लेट की आपसे पूछी जा सकती है। तो भारतीय प्लेट की बात करेंगे तो इसकी मग्न तट की चौड़ाई आपसे पूछ सकता है कि अरब सागर की तरफ है कि बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो अरब सागर की ओर आपको उसकी चौड़ाई कम मिलेगी, जबकि बंगाल की खाड़ी की ओर चौड़ाई अधिक मिलेगी। वहां पर कारण यहाँ कटक नहीं है, प्लेट सीमा नहीं है, वहां पर कारण ये है कि वहां पर कारण क्या है कि भारत में पूरब की ओर बंगाल की खाड़ियों की ओर नदियां अधिक गिरती हैं। जब नदियां अधिक गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने साथ निरंतर अवसाद लाती हैं, और इन अवसादों की वजह से इस मग्न तट को क्या करती रहती हैं, ऊंचा उठाती रहती हैं। इस कारण से उसकी जो है बंगाल की खाड़ी में आपको मग्न तट की चौड़ाई अधिक मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां पर आपको इस तरह से कैलकुलेट करके, इस तरह से आपको एनालिसिस करके वहां पर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए अब अगला देखते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। हेडिंग डालिए महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि ये महाद्वीप का ही भाग होता है। तो महाद्वीप का अगर भाग होता है तो ये किससे बना होगा, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, किसी भी महाद्वीप का सबसे आखिरी छोर होता है, मतलब यहीं पर आकर महाद्वीप का हिस्सा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका झुकाव 40 डिग्री तक हो सकता है। इस ढाल का झुकाव कितना हो सकता है, 40 डिग्री पर। और यहीं पर आकर जितने भी महासागर में आप देखेंगे, सारे महासागरों में आश्चर्यजनक रूप से इसकी गहराई क्या होती है, इसके बाद सागर की गहराई समान है। ठीक है, यह आश्चर्यजनक रूप से देखा गया है कि सारे सागरों की गहराई इस स्थान पर क्या है, इक्वल है। और इसका मतलब क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट से ही किसी भी सागर की गहराई का भी निर्धारण होता है। तो लिख लीजिए महाद्वीपीय मग्न ढाल। लिखिए, यह महाद्वीपों के अंतिम छोर माने जाते हैं, महाद्वीपों के अंतिम छोर माने जाते हैं, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसके पश्चात ही सागर का
सागर का बेसाल्ट तल की शुरुआत हो जाती है। इसके पश्चात ही सागर के बेसाल्ट तल की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। सागर तल, बॉटम, ओशन बॉटम। इस मग्न ढाल का झुकाव, इस मग्न ढाल का झुकाव 40 डिग्री तक हो सकता है, 40 डिग्री तक हो सकता है। इस स्थल पर पानी की गहराई आश्चर्यजनक रूप से विश्व भर में लगभग समान है। मतलब कोई भी सागर में जाइए, आप जैसे ही मग्न ढाल पर जाएंगे, वहां के बाद जो सागर की गहराई है सबकी क्या है, इक्वल आपको मिलेगी। ठीक है, तो आश्चर्यजनक रूप से सबकी गहराई क्या है, विश्व भर में लगभग समान है। ठीक, चलिए अब देखते हैं महासागरीय या महाद्वीपीय उभार। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल ये है सागर तल पर, लेकिन इसका नाम क्यों कॉन्टिनेंटल राइज है, क्योंकि इसका जो निर्माण हो रहा है इसी ढाल से जो टूट टूट कर अवसाद नीचे गिर रहे हैं, इससे ही ये उभार का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम महाद्वीपीय उभार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय जो मैदान है इनके मध्य में ही क्या अवस्थित है, महाद्वीपीय धार और महाद्वीपीय उभार अवस्थित है। यहीं से ही क्या होता है, जो अवसाद होता है, वो अवसाद जब यहाँ आकर रुकता है तो महासागरीय जो धाराएं होती है इसे खींचकर यहीं से क्या हो जाती हैं, आंतरिक भाग में लेकर इसे जो महासागरीय मैदान है उसी में ही विस्तृत कर देती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। और इसका ढाल क्या होता है, एक सरल रेखीय होता है, मतलब कि एक धीरे धीरे जो एक समान ढाल की स्थिति है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो लिख लीजिए इतना है, महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज। यह तलछटों का, तलछट मतलब सेडिमेंट्स, यह तलछटों का वह उभार है जो मग्न ढाल के बाह्य छोर से समतल मैदान के मध्य अवस्थित होता है। समतल मैदान, एबेसियल प्लेन के मध्य अवस्थित होता है। इसका नाम महाद्वीपों से प्राप्त, महाद्वीपीय भाग से प्राप्त अवसादों के कारण रखा गया है। महाद्वीपों से भाग से प्राप्त अवसादों के कारण रखा गया है। यहीं से सागरीय धाराएं तलछटों को गंभीर समुद्र में बहाकर ले जाती हैं। समुद्री धाराएं गंभीर सागर में बहाकर ले जाती हैं तलछटों को। इसकी चौड़ाई 100 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी चौड़ाई 100 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका ढाल क्रमिक होता है। क्रमिक मतलब इसकी चौड़ाई 100 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका ढाल क्रमिक होता है, मतलब सरल रेखीय ढाल बनाता है। ठीक है, यह महाद्वीपीय मग्नतट का लगभग 1/8 भाग होता है। चलिए
महाद्वीपीय मग्न ढाल का 1/8 भाग होता है। देखिए आज हम यहीं तक बात करते हैं। कल जो आपको वीडियो मिलेगा वहां पर हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो कल देखेंगे। उसके अलावा ये अगर वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए क्या करिए, नोटिफिकेशन करिए, नोटिफिकेशन वाला पर जो घंटी है उसको दबाइए, ठीक है। दूसरा अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।